हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, 2 जनवरी के जो भी करंट इंपॉर्टेंट रहे हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो आखिर क्या बोला है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया ने? एक्चुअली टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अब जितनी भी एक्टिविटीज की जाएगी, यानी टोबैकोज वगैरह का जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, वो सस्टेनेबल वे में किया जाएगा। आप सभी को पता होगा, हर जगह हम ये लाइन पढ़ते हैं दैट टोबैको इज इंजीरियस टू द हेल्थ। टोबैको को कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। तो इस वजह से टोबैको इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बैडली इम्पैक्ट पड़ा है ना? उसकी प्रोडक्शन को भी कम करना पड़ा है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो अब क्या टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो भी टोबैकोज वगैरह ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, वो सारे के सारे सस्टेनेबल वे में उसको ग्रो किया जाएगा, राइट? तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जानना। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये एक संवैधानिक इकाई है जिसे स्टैब्लिश किया गया था ऑन 1 जनवरी 1976 में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर एक्ट। वो एक्ट था टोबैको बोर्ड एक्ट के नाम से, राइट? टोबैको बोर्ड एक्ट के नाम से 1975 में इस एक्ट को पेश किया गया था, जिसके बाद 1 जनवरी 1976 को टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया को फाइनली बनाया गया। इसका काम ये है कि ये प्रमोट करता है वैरायटी ऑफ टोबैकोज को एक्सपोर्ट करने का। बाहर के देशों में भेजा जाता है टोबैको को। साथ ही साथ ये रेगुलेट करता है एफसीवी टोबैकोज को, यानी कि फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया एफसीवी टोबैकोज के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने का काम भी ये टोबैको बोर्ड करता है, राइट? स्मूथ फंक्शनिंग कैसे की जा सकती है, फार्मिंग सिस्टम को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, किस तरीके से जो फार्मर्स हैं जो कि टोबैकोज ग्रो करते हैं, उन्हें सब्सिडीज और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है बाय द बैंक। इन सब बातों का ध्यान रखने का काम करता है ये बोर्ड। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। नोडल मिनिस्ट्री कौन है जिसके अंडर में ये काम करता है? तो वो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये नोबल इंडस्ट्री है जिसके अंडर में टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है। तो भारत की क्या रैंकिंग है टोबा टोबैको के प्रोडक्शन में, वो जानेंगे। इंडिया जो है, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये टोबैको का। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट पे आता है चाइना। साथ ही इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एफसीवी टोबैको का। एफसीवी टोबैको का। और इसमें एफसीवी टोबैको के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे अगेन चाइना है। सेकंड पे आता है ब्राजील आपका। और थर्ड पे आता है जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है ये। साथ ही इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस चीज का? अनमैन्युफैक्चर्ड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको का। ठीक है। अब अगर भारत सेकंड पे है तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है ब्राजील, राइट? तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मैंने बताया है ऑलरेडी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, राइट? ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज बेली लैंडिंग? अभी ये काफी ज्यादा टर्म सुर्खियों में चल रहा है कि बेली लैंडिंग क्या होता है। तो एक्चुअली इसका इनिशियल शुरुआत से समझते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ये न्यूज में आया एंड ऑल। हुआ क्या? जेजू जेजू एयर फ्लाइट, जिसका नाम है 7C2216। एक्चुअली ये फ्लाइट साउथ कोरिया में लैंड कर रहा था। इसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिसके चलते इसके पायलट ने डिसाइड किया कि बेली लैंडिंग कराई जाएगी। मतलब कि बेली लैंडिंग होता क्या है
बेली लैंडिंग में एरोप्लेन्स को इमरजेंसी के टाइम पे लैंड कराया जाता है और बिना व्हील्स को खोले, राइट? व्हील्स को ओपन नहीं कराते हैं, डायरेक्टली इसे स्किड करा करके लैंड कराया जाता है। इस बेली लैंडिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज गियर अप लैंडिंग। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ये एक इमरजेंसी लैंडिंग टेक्निक है जिसमें हम गियर्स वगैरह को एक्सटेंड नहीं करते हैं और एयरक्राफ्ट को स्किड कराया जाता है। यूजुअली ये वाली जो टेक्निक है ये ओपन फील्ड्स वगैरह में इमरजेंसी के टाइम पे लैंड कराने के लिए यूज किया जाता है। पर जैसे ही इस फ्लाइट को बेली लैंडिंग कराई गई, ये क्या हुआ, ये क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद टोटल ऑन बोर्ड 181 मेंबर्स थे जिनमें से केवल 2 ही सरवाइव कर पाए, कैबिन क्रू। टोटल 179 लोगों की डेथ हो गई, राइट? तो आपको क्या याद रखना है कि ये बेली लैंडिंग किस टर्म से रिलेटेड है? तो ये एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग से रिलेटेड है, राइट? इमरजेंसी लैंडिंग से ये टर्म जुड़ा हुआ है। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सी एयरलाइन थी। जेजू एयर फ्लाइट थी। मुझे याद है कि लास्ट ईयर यूपीपीसीएस ने, यानी कि 2023 वाला जो पेपर हुआ था ना, नेपाल में किसी तरीके से एक प्लेन जो था वो क्रैश कर गया था। तो उस प्लेन का वो कौन सी एयरवेज का था, ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, है ना? तो आपको इसके एयरलाइन का नाम याद रखना है। कहाँ पर ये घटना हुई? साउथ कोरिया में हुई। बेली लैंडिंग क्या होता है? ये एक इमरजेंसी लैंडिंग टेक्निक है। बिना व्हील्स को ओपन किए प्लेन्स को स्किड करा के इसे लैंड कराया जाता है, राइट? एक और टर्म है डिचिंग। डिचिंग भी आप जानो। डिचिंग का क्या मतलब होता है? डिचिंग, जब हम इमरजेंसी लैंडिंग कराते हैं वाटर पे, है ना? पानी पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है एयरक्राफ्ट्स की, इसे हम जानते हैं डिचिंग के नाम से। तो दो अलग-अलग टर्म है, बेली लैंडिंग और डिचिंग। तो ये दोनों आप याद रखना। साउथ कोरिया में ये घटना हुई है। नाउ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की लोकेशन आपको ये दिख रही है। साउथ कोरिया एक एशियन कंट्री है, सबसे पहली बात तो ये, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो येलो सी, सी ऑफ जापान यानी कि ईस्ट सी, कोरिया स्ट्रेट, इन सारी स्ट्रेट से ये घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल है सियोल। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है ये नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है प्योंगयांग। तो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली हुआ क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इंडिया का सबसे फर्स्ट फिशिंग फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? कॉलरिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज फिशिंग कैट। तो एक्चुअली कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कहाँ है? इसकी लोकेशन है काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि प्रेजेंट है आंध्रा में, राइट? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो इंडिया का सबसे पहला फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। कौन ये कंडक्ट कर रहा है? तो ये कंडक्ट किया जा रहा है बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है देहरादून में, राइट? तो आपको इस वजह से इसकी लोकेशन याद रखनी पड़ेगी कि ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। तो फिशिंग कैट के बारे में जान लेते हैं। अब फिशिंग कैट न्यूज में आई है तो यू शुड नो अबाउट फिशिंग कैट एज वेल। ये मीडियम साइज की वाइल्ड कैट होती है। नॉकटर्नल होता है, दिन भर तो ये सोते हैं, पर रात में क्या करते हैं? रात में अटैक करते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। एंड दे आर गुड वेरी गुड स्विमर एक्चुअली। काफी अच्छे से ये तैर सकते हैं, है ना? गुड स्विमर होते हैं। हैबिटेट की अगर बात की जाए, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो यूजुअली ये पाए जाते हैं वेटलैंड एरिया में। वेटलैंड एरियाज में, स्वैम्प्स में, मार्शी एरियाज में, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। तो क्या केवल भारत में लोकेटेड है? खाली भारत में इनका प्रेजेंस है? तो आंसर इज नो। ये साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत के अलावा ये श्रीलंका और पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है। आईयूसीएन की लिस्ट की बात की जाए तो आईयूसीएन में ये आते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में, राइट? और साइट्स की इंडेक्स की बात करें तो साइट्स के अंदर ये आते हैं अपेंडिक्स नंबर सॉरी, अपेंडिक्स नंबर 2 में
और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में 1972 वाला इन्हें रखा गया है शेड्यूल 1 में। ठीक है, तो इतनी चीज आपको इस न्यूज से याद रखनी है। नेक्स्ट इज एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिस प्रोग्राम का नाम है जिज्ञासा प्रोग्राम। इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय CSIR, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल, सॉरी, इसे CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक रिसर्च असेसमेंट है। इसलिए लॉन्च किया गया है। पहले तो इसे लॉन्च 2017 में ही किया गया था, पर अब इसे दोबारा से इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि ये क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट को काफी ज्यादा प्रमोट कर सके बिटवीन स्टूडेंट्स। होता क्या है, स्कूल लेवल पे लैब्स वगैरह में इतना ज्यादा बच्चों को लेके जाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से उनका जो ध्यान है वो रिसर्च की फील्ड में कभी उतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो इस वजह से जिज्ञासा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि लैब बेस्ड लर्निंग को काफी ज्यादा हम इनहैंस कर सके। फोकस किया गया है 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को साइंस की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, मैथ्स, बायो, आईटी, इन सब फील्ड में किस तरीके से और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस बच्चे कर सकते हैं, उस पे फोकस किया गया है और ये प्रोग्राम पूरी तरीके से ऑनलाइन कंडक्ट किया गया है। तो ओनली यू शुड नो कि ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, किस लिए लॉन्च किया गया था, ताकि हम रिसर्च और साइंस की फील्ड में और ज़्यादा बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा सके। ठीक है, लॉन्च किया था CSIR ने। नेक्स्ट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे हम रीर के नाम से जानते हैं। हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट सबमिट की है रीर के रिगार्डिंग। ये बताया है कि 108.14 रीर हो चुकी है। ये नवंबर 2024 का डेटा है, राइट। वहीं 107.20 ये डेटा है अक्टूबर 2024 का, यानी कि अगर अक्टूबर से नवंबर तक आप देखो तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब रीर आखिर होता क्या है? रीर का मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा जा रही है फॉर एनी कंट्री, अगर इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा जा रही है किसी भी कंट्री के लिए, दैट मीन्स उस कंट्री में इंपोर्ट काफी चीप होता जा रहा है, यानी कि सस्ता होता जा रहा है, और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कॉस्टली होता जा रहा है, राइट। ये रीर का मतलब होता है। और अगर आप बेस ईयर के कंपैरिजन में लो, बेस ईयर था 2015 2016, उसके कंपैरिजन में अगर नवंबर का डेटा 108.14 RBI ने बताया है, तो काफी बेटर इंडियन करेंसी ने इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि रुपीज स्ट्रांग हुआ है। ऐसा RBI का रिपोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रही। ठीक है। नीर, नीर भी एक टर्म है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। नीर का मतलब है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये बताता है नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी को। नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी देश की करेंसी के बारे में बताता है कि क्या ये अप्रिशिएट, क्या अगर नीर हाई हो रहा है दैट मीन्स करेंसी एप्रिशिएशन हो रही है करेंसी में, और अगर नीर जो है हमारा डाउन जा रहा है, यानी कि जो करेंसी है वो डिप्रिसिएशन में जा रही है, डेप्रिसिएशन में जा रही है, ये इसका मतलब होता है। रीर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, रीर इज इक्वल्स टू नीर, नीर की जो भी वैल्यू आ रही है, इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। ये रीर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जिसे बनाया गया है, और RBI ने अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश की है। रीर का क्या मतलब है कि इंपोर्ट हमारा चीपर हो रहा है और एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हो रहा है, आपको इससे ये याद रखना है। नेक्स्ट इज अ स्कीम जो कि है स्वामित्व स्कीम। सबसे पहले 27 दिसंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स को, प्रॉपर्टी कार्ड्स को। तो सबसे पहले स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म आपको जाननी जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ improvised technology, with improvised technology in विलेज एरिया। यानी कि ये जो स्कीम है ये स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज। एम क्या है? एम ये रखा गया है कि
इकोनॉमिक प्रोग्रेस को काफ़ी ज़्यादा हमें एनहांस करना है रूरल एरियाज़ में। साथ ही इस एरियाज़ में ड्रोन से सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फोकस किया जाएगा, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखा जाएगा क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है तो एक्यूरेट लैंड का रिकॉर्ड मेंशन किया जाएगा। नोडल इंडस्ट्री कौन है जो इस सारी चीज़ों को करवा रही है? तो नोडल इंडस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्योंकि हमने रूरल एरिया की बात की है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डेफिनेटली यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। साथ ही स्वामित्व स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? 2020 में। आपको ये ईयर याद रखना है, राइट? तो इतनी चीजें आप याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों के बीच। नेक्स्ट न्यूज इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की। हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं खेल रत्न अवार्ड जिसका कि अनाउंसमेंट कर दिया गया है। टोटल 4 प्लेयर्स हैं जिनका नाम अनाउंस किया गया है। खेल रत्न जिसे हम पहले जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से, पर 2021 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इसे अब जाना जाता है। स्पोर्ट्स की फील्ड में इंडिया का ये सबसे हाईएस्ट ऑनर है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर है खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड दिए किसके द्वारा जाते हैं? ये दिए जाते हैं अवार्ड बाय यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा। साथ ही इन अवार्ड्स को 17 जनवरी को प्रेसिडेंट इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्लेयर रहे हैं? सबसे पहले डी गुकेश, जिनका नाम चेस से जुड़ा हुआ है और अभी हाल ही में ये वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके हैं। सेकंड इज हरमनप्रीत सिंह जी, जिनका नाम हॉकी से जुड़ा हुआ है और हॉकी टीम इंडिया के ये कैप्टन भी हैं एट प्रेजेंट। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, टोक्यो 2020 वाले ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमारी हॉकी टीम ने। इनका नाम है प्रवीण कुमार। इनका नाम जुड़ा हुआ है पैरा एथलेटिक्स से, यानी कि ये हाई जंप से इनका नाम जुड़ा हुआ है। साथ ही पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। चौथा है मनु भाकर जी। मनु भाकर को भी खेल रत्न अवार्ड मिलने वाला है और इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। इनका नाम शूटिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सी फील्ड से जुड़ा है, कौन से एथलीट का नाम, आपको वो याद रखना है। साथ ही अर्जुन अवार्ड्स बांटे गए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 32 प्लेयर्स को। और द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं कोचेस को। ये भी दिया जाएगा एट द सेम डे। एंड खेल रत्न में कितना कैश प्राइज मिलता है? तो कैश प्राइज मिलता है 25 लाख रुपीज। ये इन्हें कैश प्राइज भी दिए जाएंगे। दैट इज इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट जो है गुजरात को मिलने वाला है उसका 34th डिस्ट्रिक्ट। अभी तक गुजरात में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन बानसकंठा को डिवाइड किया जा रहा है और एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है वाव हराद। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। इसी से सेपरेट करके एक न्यू डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया जाएगा जो कि होगा 34th नंबर का डिस्ट्रिक्ट। सो दैट इज इट फ्रॉम टुडेज न्यूज। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।